खंडहर बताते हैं कि इमारतें कैसी थीं, पर गुप्त वंश का इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान कैसा था। तो आओ वीडियो को चालू करते हैं बिना देरी किए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत बिखर चुका था। छोटे छोटे राज्य, कमजोर शासन और ऐसे समय में इतिहास को एक नए नायक की जरूरत थी। तीसरी शताब्दी में श्रीगुप्त ने एक छोटे से राज्य की नींव रखी। किसे पता था यही बीज भारत का स्वर्ण युग उगाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, पहला महान गुप्त शासक। वैवाहिक गठबंधन से राजनीतिक ताकत बढ़ी। उसने खुद को महाराजाधिराज कहा और यहीं से गुप्त साम्राज्य सच में शुरू हुआ। गुप्त शासन केवल युद्ध पर नहीं, व्यवस्था पर टिका था। कर प्रणाली, प्रांतों का विभाजन और न्याय सब संतुलित था। समुद्रगुप्त, जिसे कहा गया भारत का नेपोलियन, उसने उत्तर भारत जीता, दक्षिण को झुकाया, लेकिन राज्यों को नष्ट नहीं किया। वो जीतता था और फिर मित्र बनाता था। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो कवि था, संगीतकार था। राजा के हाथ में वीणा थी। यह दृश्य ही बताता है गुप्त युग कैसा था। अश्वमेध यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह शक्ति की घोषणा थी। गुप्त साम्राज्य अब पूरे भारत में सबसे बड़ा नाम बन चुका था। विक्रमादित्य यानी न्याय, वीरता और विद्या। उसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास जैसे महान कवि। यही था गुप्त काल का शिखर। चीनी यात्री फाहियान लिखता है, भारत में अपराध कम है, लोग सुखी हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह गुप्त युग की सच्चाई थी। नालंदा दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। यहां भारत ही नहीं, दुनिया पढ़ने आती थी। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, पृथ्वी की गति समझाई। आज का विज्ञान इसी नींव पर खड़ा है। गुप्त कला शांत थी, गहरी थी। यह आंखों से नहीं, सीधे आत्मा से बात करती थी। स्त्रियों को सम्मान मिला, शिक्षा बढ़ी, समाज संतुलित रहा। गुप्त काल केवल सत्ता नहीं, संस्कृति था। हिंदू धर्म फला फूला, लेकिन बौद्ध और जैन भी सुरक्षित रहे। सहिष्णुता गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। खून आक्रमण, कमजोर राजा, लगातार युद्ध। स्वर्ण युग धीरे धीरे ढलने लगा। गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उसका ज्ञान, कला, विज्ञान आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। इसीलिए इतिहास कहता है, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। जब इतिहास सुनहरा हो तो उसे गुप्त काल कहते हैं।